अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव बाय इर्तज़ा काज़मी। पिछले 6 महीने से जब से मैंने ये अपने वीडियोस कुछ अपलोड करने शुरू किए हैं, जो भी गुजारिशात, सिफारिशात, विश लिस्ट शेयर की आप लोगों के साथ और आपके तवज्जुद से, उन लोगों से कि जो डिसीजन मेकर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, सोचें समझें इस बारे में तवज्जो दें। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि मुख्तलिफ चीज़ों पे जिस पे हमने बात की है पिछले 6 महीने से, रेमिटेंस से लेके फॉरेन एक्सचेंज से लेके इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें रेक्टिफाई हुई हैं। ये क्यों हुआ? और ऑब्वियसली बहुत खुशाइंद बात है। बहुत सारी चीज़ें, ऑल्दो अभी एक केयर टेकर इंटरम सेटअप है जो कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शन, एक हुकूमत आएगी इंशाल्लाह जो कि आगे जाके कुछ फैसले करेगी। बट इन द मीन टाइम इकोनॉमी से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड अभी तक जो भी फैसले हुए हैं उनके समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। कहने का मकसद ये है कि जिस मुश्किल से अभी पाकिस्तान गुजर रहा है, ये एक दो दिन या कुछ सालों का नतीजा नहीं है, ये पिछले कई सालों की, मैं गलत पॉलिसीज़ तो नहीं बोलूँगा, पॉलिसीज़ हर वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और लैक ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज पॉलिसीज़, उसकी वजह से आज हम इस नतीजे पे पहुँचे। बहर कैफ, इट इज़ गुड टू सी some of the things being under control because economy और markets चलती हैं perception के ऊपर, perception और एक उम्मीद के ऊपर। लेट्स पुट इट दैट वे। स्टॉक मार्केट 62,000 का बैरियर क्रॉस कर चुकी है, डॉलर कंट्रोल में है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हमारे, फॉर एग्जांपल ऑयल $73 अ बैरल के ऊपर है, उसमें सस्टेनेबल लग रहा है अभी हालात में हमें। जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एट दिस पैरिटी एंड एट दिस रेट, कुछ और चीज़ें, स्मगलिंग के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हुआ है, इलीगल मनी ट्रांसफर्स के ऊपर, डॉलराइजेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है और इफेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेट्स पुट इट दैट वे, टू डू दैट। ये कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज रिक्वायर्ड है आगे जाके पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए। डू रिमेंबर, हमने पिछले एक एपिसोड में बात की थी, काजिम सईद वाज विद अस। काजिम सेड, इन इफ आई रिकॉल करेक्टली, वी नीड अ GDP growth of about 6-7%, 5 to 7% for the next probably 20 years or so to be out of this mess. ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। अब इस लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में चार चीज़ों के ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की, दूसरा ये है कि थ्रेट्स क्या हैं, तीसरा चैलेंजेस क्या हैं, और चौथा कंसर्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड है क्या। छोटी सी ये चार चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी तनाजुर में कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और जो डायरेक्शन आगे लेनी चाहिए। बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक छोटी सी चीज़, आज मैं किसी से बात कर रहा था कि वो रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है। IMF ने बोला है जो कि बहुत ज़रूरी है, और रिटेलर्स, बहुत सारे रिटेलर हैं जो कि टैक्स नेट से बिल्कुल आउट हैं। उनको भी समझना चाहिए कि अगर वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे उनके लिए भी बेहतर होगा, हमारी फिस्कल एक्सपेंशन के लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए। सो इट्स अ विन विन, बट हाउ मच, व्हेन एंड हाउ, दैट इज अ क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि उन साहब ने मुझे कहा, एंड राइटली सो, जो कि हमने इतने सालों से देखा है, और पिछली गवर्नमेंट में जो थोड़े अरसे की गवर्नमेंट थी उसमें भी रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाया गया, फिर वापस ले लिया गया, बहुत बड़ा एक उसके ऊपर शोर शराबा हुआ। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं ले सकती। सो इसके लिए एक नॉन पॉलिटिकल और वट एवर गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, जो कि आजकल है, उसको ये स्टेप लेना होगा, बी दिस और द एग्रीकल्चर टैक्स, और उसकी आगे जाके सस्टेनेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए उसके लिए ज़रूरी है। जाहिर है उनके कंधे पे नहीं होगा, पहले वालों ने किया हुआ है, दिल जस्ट हैव टू कंटिन्यू दैट, ओवरटर्न ना कर दें, वो एक ज़रूरी है। कमिंग बैक, पाकिस्तान की मेजर चैलेंजेस हैं क्या? अच्छा, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, हम सब ये नज़रों से देख रहे हैं। एक फियर होता है इन्वेस्टर्स के ऊपर भी कि आगे जाके क्या होगा, इसलिए वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है,
and all of that is because of political instability, which leads to second thing, economic crisis. Third is extremism. We have seen that आजकल तो बात करते में भी इतनी intolerance हमारे पास हो गई है. अगला point by the way intolerance ही है. So political instability, economic crisis, extremism, intolerance, and climate change related challenges. Climate related challenges में अभी COP28 हालिया 27 के बाद अभी जो हुई है पिछले दिनों यूएई में, उसमें प्लेज किया गया है आई थिंक $30 बिलियन और व्हाटएवर. पाकिस्तान में जो फ्लड्स की सूरत हाल थी, बाय द वे मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले भी आप लोगों को याद होगा कि वी हैव शॉर्ट मेमोरीज. हम भूल जाते हैं कितने दिन हुए हमारे पास डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे. उस फ्लड्स की वजह से बहुत सारा एरिया जिसपे कल्टिवेशन होती थी वो वाइप आउट हो गया था. जो खड़ी फसलें थी वो अपनी जगह, बट अगले साल के लिए भी बस गुड टू सी. मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था कि राइस की जो सोइंग है वो एरिया बढ़ गया है अबाउट 15%, मेज का कोई 5% बढ़ गया है एंड ऑल दैट. सो थिंग्स आर कमिंग बैक टू दैट. सो कमिंग टू COP28 जो प्लेजेस हुए हैं, ये इसमें पाकिस्तान को कितना पोर्शन मिलेगा? Pakistan is one of the most vulnerable countries affected by climate change and it's going to happen again. ये नहीं था कि ये फ्लड आखिरी दौर थे. इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं. एक तो इसमें कितना फंड मिलेगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी. ऑन द अदर एंड हमने खुद एज गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसीज के बारे में क्या किया है. क्या हमने डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं? आई डोंट थिंक सो. जो थोड़े बहुत हो रहे हैं उसको थोड़ा एक्सपीडाइट किया है. ये पूरी एक पॉलिसी चाहिए होगी. मैं सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसके इतने सारे पैराडाइम निकल जाते हैं. एनीवे ये जो सारी सिचुएशन की हम बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस, क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस, ये इसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन के अंदर आ जाता है, which is further exacerbated by high level of external debt, low productivity and rising inflation. हम इन सब चीज़ों के बारे में पहले बात कर चुके हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा एट दिस पॉइंट इन टाइम. दूसरा पॉइंट कि हमारे पास थ्रेट्स क्या हैं. इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सट्रीमिज्म अगेन, इंटॉलरेंस अगेन, ये हमारी सोशल कोहेजन और स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट्स हैं. Social cohesion, which I would extend by saying it कि political cohesion also. लोगों के दरमियान, political parties के दरमियान जितनी polarization इस वक्त इस दौर में है, शायद आज से पहले इतनी ज़्यादा accentuated नहीं थी, especially social media पे और social media की वजह से. Very important point, tolerance, a little bit of thinking beyond one's own self in the sense कि भाई I've made up my mind, don't confuse me with facts. देख लो कि असल ग्राउंड पे सिचुएशन है क्या, आगे जाके मिल मिला के बात करके either you convince me or I convince you as simple. ओपन हार्ट के साथ, ओपन माइंड के साथ इन चीज़ों पे बात करनी होगी, ज़रूरी होगी. हर किसी को जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उन सबको साथ बैठ के करना पड़ेगा. मूविंग ऑन, चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर? करप्शन, टेररिज्म, पॉवर्टी एंड एनर्जी क्राइसिस. अब ये चारों एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारी बात की जा सकती है. बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, करप्शन. अब करप्शन से जब जब बात होती है हमारे जहन में हमेशा ये आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल करप्शन. करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, प्लीज़ आप सब ये समझ लें. करप्शन के मुख्तलिफ जाविये होते हैं. देयर इज मॉरल करप्शन, देयर इज एथिकल, देयर इज इंटेलेक्चुअल करप्शन ऑल्सो. सो देयर इज समवन who has a narcissistic mindset, that is also manifestation of one's own self in a very corrupt form. That is much more dangerous than financial corruption. I'm not advocating financial corruption, but वो culminate उसमें भी जाके हो जाता है. So there are various forms of corruption. Please understand that. हमें जो एक narrative बना के दिया गया है पिछली बहुत सारी हुकूमत को, लोगों को, ये जो हमने एक अकाउंटेबिलिटी का एक शैम स्कैम शुरू किया हुआ है बहुत सालों से, उसमें ये होता है जी करप्शन हो गई, करप्शन हो गई. कौन सी करप्शन हो गई? फाइनेंशियल करप्शन हो गई कि आपने ये भैंस चोरी कर ली या फलाना चीज़ बेच दी एंड ऑल दैट. कम ऑन, ग्रो अप, लेट्स गेट आउट ऑफ इट नाउ. ये बहुत हो गया. इन एड्रेसेस को, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमें कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत होगी.
जो कि मैंने पहले आपको कहा था, जैसे कि हमारे एक गेस्ट ने जिक्र किया था, इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इट्स गोना टेक years, not weeks, not months, years, with a sustainable-ish growth to reach there, with education, fiscal policies, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको रिटेल और एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से दी, हु इज गोइंग टू बेल द कैट। दूसरी चीज तीसरी चीज है हमारे पास डेट मैनेजमेंट। वी ऑल नो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे बड़ा जो बर्डन है हमारे ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, single largest item, the expense on the budget is debt repayment. So debt management हमें बेहतर करनी पड़ेगी, security measures for multiple reasons. Let's not go into the details of that. And last but not the least, governance reforms. Governance reforms. A lot of inefficiencies and lack of decision making comes from this lack of governance जो हमारे पास है। With all due respect to the bureaucracy के साथ जुल्म और ज्यादती ये है कि वो उनको डिसीजन लेने का इंसेंटिव इतना नहीं है जितना डिसीजन ना लेने का इंसेंटिव है। डिसीजन लेने का डिसइंसेंटिव ज्यादा है, स्पेशली विद दिस बैकग्राउंड ऑफ कि आपने एक डिसीजन लिया और वो आगे जाके 19-20 हो गया या उसमें कुछ मसला हो गया, तो सारे जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको उठा के ले जाएंगे। सो वो स्टेटस को के ऊपर बिलीव करते हैं कि क्या करोगे, काम नहीं करोगे तो नौकरी तो नहीं जाएगी, जाके मैं कोर्ट से स्टे ले लूंगा एंड ऑल दैट। सो ये हमने एक ब्यूरोक्रेसी को और जो भी कुछ काम करने वाले लोग हैं जो कोशिश करते हैं कुछ काम करने की, उनके लिए कुछ खास इंसेंटिव पैदा नहीं किया है। हम हर चीज़ में एग्जांपल देते हैं और इकोनॉमीज़ की और कंट्रीज़ की और नेशंस की। यूनाइटेड स्टेट्स में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कोई सीएसएस करके नहीं आते, वो अपॉइंट होते हैं डायरेक्टली, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको लेकर आया जा सकता है। सो अगर बहुत सारी आपने अच्छी चीज़ अडॉप्ट करनी है तो उसका भी कोई मैकेनिज्म बनाए। आई रिकॉल कि बहुत सारे डायरेक्ट इंडक्टीज सीएसएस में भी आए थे फ्रॉम प्रोफेशनल्स जो थे एंड ऑल दैट। इस तरह की कोई चीज़ की में भी ज़रूरत होगी टू जंप स्टार्ट दिस एंड टू हैव अ फ्रेश एक्सपीरियंस्ड a fresh of eyes and ears and experienced people in the related sectors coming in to join the bureaucracy with clear power and authority. ये नहीं कि उसको आगे जो ऊपर बैठ के जो ओवरराइड कर देता है। ये पिछले दौर में कोशिश की गई थी, बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये था कि वो हजारों अरबों लोग आएंगे बाहर से और ये होगा वो होगा, वो एक दूसरे माइंडसेट के साथ आते हैं, माजत के साथ। उनका ये होता है क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ खराब है और इसको सही करना है और किसी को नहीं पता कैसे होगा, तो हम जो बाहर से आए हैं वो फर्क लोग हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो या तो इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है, एज सिंपल। सो दे डोंट मैटर। रॉन्ग, बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी तक जो लोग हैं और जो सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन इज एंड enforcement is what is lacking and which is the most important bit in the whole equation to turn around a lot of things. दूसरी बात कि वो जो मैं बात करूं कि नए आइडियाज, कोई नया काम नहीं हो रहा, कोई नया आइडिया नहीं हो रहा। अभी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले और मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ी सी मुस्कुराहट भी थी चेहरे के ऊपर कि वही सारी बातें हैं जो कि हम सालों से कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, नहीं किया गया या नहीं किया जा रहा। सारी वही चीज़ें हैं। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हुकूमतों में मिनिस्टर्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो सेक्रेटरीज होते हैं, सबको पता है क्या करना है, कौन करेगा, वो डिसीजन कौन लेगा, कब लेगा, कितनी जल्दी लेगा और उसका इम्पैक्ट कब आएगा, इज द multi-billion dollar question literally. तो इन चार चीज़ों के साथ जो आज हमने ब्रीफली डिस्कस की हैं, दिस इज़ अ प्रीएम्बल। इन सब चीज़ों के ऊपर आगे मैं एक एक करके डिटेल में बात करूंगा। उम्मीद है आपको ये गुजारिशात पसंद आई होगी। सोचिएगा ज़रूर इन चीज़ों के बारे में और कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप क्या सोच रहे हैं या मैं सही डायरेक्शन पे हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे।